हाँ बच्चों, तो अब सुनो, ध्यान दो। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पर हम लोग बात कर रहे थे। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हम लोग फोकस कर चुके हैं। इन शॉर्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। रिजिड वेज स्प्रिंग S1 S2, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2, जिनको अपन रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये मास बॉडी कनेक्ट कर दी फिर इस मास बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसे y डिस्प्लेस नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे y डिस्प्लेस कर दूंगा और आप इसको फ्री करेंगे, तो फ्री करते ही दोनों, जब मैंने इसको y डिस्प्लेस किया तो दोनों स्प्रिंग क्या एक्सपेंड हुई, तो दोनों स्प्रिंग एक्सपेंड हुई, तो इसका मतलब दोनों ही कंप्रेस होना चाहिए। तो दोनों का रीस्टोरिंग फोर्स किधर बनेगा, अपसाइड बनेगा। मानते हो इस बात को? तो दोनों का रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा अपसाइड। ये लीजिए, कोई टेंशन तो नहीं ना। तो सिस्टम का टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो बनेगा ना, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, तो सिस्टम का टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा ना, F1 प्लस F2। इसको मैंने FT कर दें, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना बेटा। अब अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स पर बात करूं, ध्यान देना अच्छे से, तो रीस्टोरिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के वाई। मैं स्प्रिंग S1 पर चलूं, तो स्प्रिंग S1 के लिए रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, F1, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और डिस्प्लेसमेंट तो y है, दोनों भी सेम रहेगा। S2 स्प्रिंग की बात करें तो F2 माइनस K2y। ओके, if resultant spring constant of combination is Kp, P for parallel, P for parallel, then देखो Ft, T for total is equal to minus K, K कितना ले लेंगे बेटा, Kp resultant spring constant and y। Yes please, F is equal to minus Ky, तो रिजल्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स ले रहे हैं, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ले लें Kp। तो बच्चों F1, F2 और Ft तीनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अब ये तीनों वैल्यूज हम लोग इक्वेशन 1 में प्लॉट कर देते हैं, सीधे इक्वेशन 1 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Ft माइनस Kpy माइनस K1y माइनस K2y, F1 कितना माइनस K1y, F2 कितना माइनस K2y, मतलब माइनस y कॉमन, K1 प्लस K2, माइनस और y कैंसिल किया था, तो Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन का। न्यूमेरिकल के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे याद करो रेजिस्टेंस आप लोग लेते थे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आया था, R1 प्लस R2, पैरेलल में कितना आया था, 1/R1 प्लस 1/R2, याद है? वैसा ही सिस्टम है ना, उस तरह से अलग अलग टेढ़े मेढ़े अपन कनेक्ट करके इनमें क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। और 11th में तो कम है बच्चों, कंपटीशन लेवल में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पैटर्न पर, बहुत ही सुपीरियर न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। तो अगर ओनली 2 स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो K1 प्लस K2, ध्यान से सुनना अच्छे से। और n स्प्रिंग्स, अगर n स्प्रिंग है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn। ओके, कंडीशन इन केस अगर सारे के सारे स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हो बच्चों, तो सबको K एज्यूम कर लूं,
Kp कितना आ गया Nk। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो भाई ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर टाइम इंटरवल की बात करें हम लोगों ने t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा बाय अंडर रूट, याद तो है ना ओमेगा स्क्वायर कितना है k बाई एम, याद है कुछ? ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई एम, तब 1 अपॉन ओमेगा है तो क्या आ गया m बाई k। तो सिस्टम के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या क्या आ जाएगा ना kp। If number of associated springs increases in parallel combination, if number of associated springs increases, then spring constant also increases, then time interval decreases। time interval decrease होगा मतलब motion fast होगा, time interval decrease होगा मतलब motion fast होगा। समझ गए? अब एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो सुनो। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कह रहे हैं अपन। बात सुनो, ध्यान दो। बच्चा सीख लेता है, याद भी कर लेता है, क्योंकि दिमाग में आता है ये फिजिकली क्या होगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट फिजिकली क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग की हार्डनेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? जो स्प्रिंग जितनी ज्यादा रिजिड होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ये याद रखना। जो जितनी ज्यादा सॉफ्ट होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप सोचोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो खुद सोच कॉपी देने के बाद। मान लो ना ये कोई भी मेटल स्लैब है, मेटल प्लेट है, अब इसको अटैच करना तुम्हें स्प्रिंग से। अब इसके लिए एक स्प्रिंग लगा दी, इसकी जगह अगर आपने पैरेलल में 2 स्प्रिंग्स लगाई या 3 लगाई या 4 लगाई या 5 लगाई, तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। मानते इस बात को? तो एक सिंगल स्प्रिंग की बजाय अगर अपने मल्टी स्प्रिंग यूज कर ली पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसकी जो स्टेबिलिटी वो और मतलब और अच्छी हो जाएगी, फार बेटर हो जाएगी। ये बातें समझ में आ रही? तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कंफर्म? चलिए बहुत बढ़िया। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल फॉर्म और होता है, ठीक है? स्पेशल केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है लेकिन एक स्पेशल केस है जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है बेटा। बच्चे को ध्यान देना, अच्छे से सुनना। सुनो बच्चों, ध्यान दो। दिस इज रिजिड बेस, स्प्रिंग, मास बॉडी, अगेन रिजिड बेस। ध्यान से सुनना तो, स्प्रिंग S1 स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग S2 स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बेटे बॉडी की पोजीशन आ गई। ध्यान सुनना, ऊपर भी रिजिड बेस है, नीचे भी रिजिड बेस है। एक तरह से रूफ है और ये फर्श है, रूफ है और ये बॉटम है। ठीक, अपन ने क्या किया? रूम की जो अपर सरफेस है उससे अपन एक स्प्रिंग कनेक्ट की, ये स्प्रिंग ऊपर से कनेक्ट कर दी, फिर मास बॉडी कनेक्ट कर दी, और मास बॉडी नीचे एक और स्प्रिंग अटैच कर दी और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। समझ गए? अब मैंने क्या किया? इस बॉडी को नीचे स्लाइड करना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा। स्प्रिंग S1 स्प्रिंग कांस्टेंट K1, S2 स्प्रिंग कांस्टेंट K2। कितना डिस्प्लेस किया? Y। बोलो क्लियर? दिक्कत देगा? आपने बॉडी को नीचे स्लाइड किया ना, Y डिस्प्लेसमेंट, तो सोचना, मेरे दिमाग लगाना था, तो समझना था। जब तू बॉडी को Y डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया,
तो स्प्रिंग S1 एक्सपेंड हुई या कंप्रेस्ड हुई? एक्सपेंड हुई। एक्सपेंड हुई इसका मतलब इट वांट्स टू कंप्रेस्ड। यस भाई, तो बॉडी को यहाँ लिया है, यहाँ लिया है, तो स्प्रिंग S1 क्या एक्सपेंड हुई, तो ये क्या होगी, कंप्रेस्ड होना चाहिए क्या? यस सर। तो अपना रीस्टोरिंग फोर्स अपर साइड तो बनाएंगे। और जो बॉटम स्प्रिंग है S2 वो क्या हुई, अपने ओरिजिनल लेंथ से कम हो गई, कंप्रेस हुई, एंड इट वांट्स टू एक्सपेंड। जो कंप्रेस हो रही है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब ये भी तो अपना रीस्टोरिंग फोर्स अपसाइड ही बनाएगी। बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। तो इस कंडीशन में टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। डन है? यस सर। F1 की बात करें कितना होगा, माइनस K1 बाय F2 की बात करें तो कितना होगा, माइनस K2 बाय। ये ऐसे भी चलेगा, एक डॉट एक कॉमा का डिफरेंस भी नहीं है, केवल डायग्राम का डिफरेंस है। तो ये F1 F2 की वैल्यू अपन वापस रख देंगे, वही रिजल्टेंट वैल्यू Kp, कट पिट का सेम आंसर है, सब कुछ सेम रहेगा सब कुछ। ये कंफ्यूज कैसे करता है बच्चों को, वो भी देख लो। बच्चों को लगता है ये तो पैरेलल, देखते क्लिक करता है कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल है, लेकिन ये डायग्राम देख के उसको लगता है सीरीज में है, क्योंकि एक्चुअल में सीरीज में नहीं है, पैरेलल का ही स्पेशल केस है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सेम रिजल्ट सेम कंडीशन सब कुछ सेम, डेरिवेशन के नाम पर एक पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं है, जो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। डायग्राम का डिस्प्ले थोड़ा अलग है, लॉजिक सेम है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। हाँ जी, अब कर दो बता, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टारगेट है अपना, उस पर हम लोग चलते हैं। सुनिए, सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? प्लीज, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, प्लीज बच्चों अपना माइंड सेट बनाओ, ध्यान दो। ये हमारे पास रिजिड बेस है, दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग, एंड दिस इज मास बॉडी। स्प्रिंग S1, S2, चलो बेटा ध्यान दो बच्चों, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान दे लो। Yes, please. First spring S1, second spring S2, spring constant K1, K2. This is attached mass body. सुन लो बेटे, हेलो। जैसे मैं इस बॉडी को पकड़कर स्लाइड करूंगा नीचे, मैंने इस मास बॉडी को पकड़ के स्लाइड किया नीचे, तो आपको पता है तुम लोग भी करते, और तुम लोग भी अपने वो मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो थोड़ी थोड़ी।
मॉडल सपोर्ट करो। सर माफी मांगो ना। सॉरी बेटे, शुरू करते हैं। चलिए आइए ध्यान देना अच्छे से। सोचो यहाँ पर मैंने देखा कि फर्स्ट स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग और मास बॉडी। अब सामने देखो ना, जैसे मैं इस मास बॉडी को नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, सुनो, तो आप बता दोनों स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो ध्यान दो, जब मैं इस मास बॉडी को स्लाइड करूंगा तो कंफर्म है कि दोनों स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, और ये भी कंफर्म है कि दोनों स्प्रिंग कंप्रेस्ड होना चाहिए। लेकिन क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट या लेंथ में इंक्रीमेंट जो होगा, एलोंगेशन होगा, वो क्या सेम होगा? तो ये नहीं होगा। इस बार एक खास बात, पिछले बार में क्या था कि दोनों में जो लेंथ में चेंज आ रहा था वो सेम आ रहा था, इस बार सेम नहीं आएगा ना। अब देख ध्यान देना, यहाँ पर जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी, तो इसको पकड़ के नीचे खींच रहा हूँ, तो जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी वो कंपेरेटिवली उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो हार्ड स्प्रिंग होगी उसकी लेंथ वहीं पर कम बढ़ेगी। ठीक है, तो एलोंगेशन या जो लेंथ में चेंजेस हैं वो डिफर हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। पक्का? तो दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों। अब मैं इसी प्रोसेसिंग को फर्दर मूव कर रहा हूँ, यार ध्यान दो, ढंग से सुनो, अच्छी तरह समझना, ढंग से सुनना। तो देखिए फर्स्ट स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? y1। यहाँ की फर्स्ट स्प्रिंग यही एंड हो रही थी ना, और फर्स्ट स्प्रिंग यहाँ तक है तो y1। टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? y1 प्लस y2। तो ध्यान देना, अच्छे सुनना तो। टोटल चेंज इन लेंथ L1 प्लस L2, यस और नो? तो इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर दें? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कोई दिक्कत तो परेशानी है? आप इसे चाहें तो yt कर दीजिए टोटल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। ध्यान देना, अच्छे से सुनना। रीस्टोरिंग फोर्स का बेसिक थीम क्या है? F इक्वल टू माइनस के वाई। तो दिक्कत हुई, फर्स्ट स्प्रिंग भी एक्सपेंड हुई तो वापस कंप्रेस होना चाहिए, सेकंड भी एक्सपेंड हुई तो वो भी कंप्रेस होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F1 F2 देख, दिमाग लगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फोर्स सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? फोर्स सेम होता है। अपन अगर किसी चीज को पकड़ के खींचेंगे तो फोर्स हम लोगों ने जो अप्लाई किया सब जगह सेम है, बस यही क्वालिटी है। सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स कैसा रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो बच्चों F1 को अगर हम लोग F एज्यूम करें तो F2 भी कितना हो जाएगा? F। या थोड़ी देर के इसको F डैश एज्यूम कर लेते हैं, F डैश, तो क्या F अपन नॉर्मली लेते रहते तो F डैश एज्यूम कर लो। बस यही यहाँ पर लॉजिक है, और कोई खास बात नहीं। ध्यान देना, अच्छे सुनना। शुरुआत कर रहे हैं अपन। फॉर स्प्रिंग S1 बेटे, फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें तो देख, फर्स्ट स्प्रिंग में फोर्स कितना लिया? F1, K कितना है? K1, डिस्प्लेसमेंट y1, कोई टेंशन? तो F1 को मैंने कितना दे दिया? F डैश। कितना दे दिया बेटा? F डैश। तो ऐसे y1 कितना आ गया? माइनस F डैश अपॉन K1। कोई समस्या? S2 स्प्रिंग पर बात करें, सेकंड स्प्रिंग, तो वो F इज इक्वल टू माइनस के वाई। सेकंड स्प्रिंग के लिए F2, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, डिस्प्लेसमेंट Y2, ओनली सेकंड का डिस्प्लेसमेंट Y2, और F2 को मैंने क्या दिया? F डैश। क्या दिया बच्चे? जैसे Y2 कितना होगा? माइनस F डैश अपॉन K2। ओके, कोई मेरे परेशानी नहीं है, ध्यान देना। इफ रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन
रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुम्हें, इसका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लिया इस बार हम लोगों ने, Ks फॉर सीरीज। उस बार Kp लिया था P फॉर पैरेलल, पिछली बार इस बार Ks ले लेते हैं। कोई परेशान तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो यहीं से हम लोग अगर बात करें f इज इक्वल टू माइनस ये बार, तो दिक्कत तो नहीं, नो टेंशन। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन के। तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, Ks। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, yt कितना है, तो yt की वैल्यू हमारे पास है। अब जब y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, yt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, पोटेंशियल, तो दिक्कत वाली बात नहीं था। हाँ जी yt कितना है, माइनस एफ अपॉन Ks। y1 कितना है, माइनस एफ अपॉन एफ डैश कर रखा ना अपन, टोटल फोर्स क्या है, एफ डैश, इसको भी एफ डैश कर दे। हाँ जी, देख ध्यान देना, y1 कितना है, माइनस एफ डैश अपॉन, y2 कितना है, माइनस एफ डैश अपॉन। चलो माइनस और एफ डैश अगर कॉमन ले कैंसिल कर दो, कितना है, 1 अपॉन K2 लिख सकते हो ना। यस सर। इससे हम लोग इन शॉर्ट लिखे तो ये भी लिख सकते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं, यस सर। पहले से ले लिए K1 K2 तो ऊपर K2 प्लस K1, तो रेसिप्रोकल के Ks इक्वल टू K1 into K2 पर K1 प्लस K2। ये सीरीज का है। हाँ सीरीज का पक्का ना ये बात। पैरेलल का फ्लो K1 plus K2। इससे मैंने ये जो लिखा समझ में आएगा क्या, क्लियर करूं, यस सर आ गया। पक्का। तो दिक्कत सुनो ध्यान देना बेटा, अगर इसी सीरीज में n स्प्रिंग्स हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में n स्प्रिंग हो, तो K1 प्लस अप टू n, इनकेस अगर सारी स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हो, सारी की सारी स्प्रिंग कैसी हो बच्चों, आइडेंटिकल हो, तो सबको मैंने K डैश एज्यूम कर लिया सपोज, या ओनली K एज्यूम कर लो, सबको मैंने K एज्यूम कर लिया था। सुनो, 1 अपॉन Ks इज इक्वल टू K1 कितना है, K2 भी, K3 भी और Kn भी। तो यहाँ पर K हम लोग एलसीएम ले लें, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम, तो n आ जाएगा, नहीं जाएगा, सोच के ना 1 1 1 अप टू n टाइम, तो n आ जाएगा। देन Ks इज इक्वल टू K बाई n। दिमाग लगाओ ना यहाँ से, क्लियर है। यहाँ से आपने क्या सीखा, if associated number of spring increases then resultant spring constant डिक्रीजेस। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। बात समझ में आ रही है यार? यस सर। जितने ज्यादा सीरीज में जितनी ज्यादा स्प्रिंग्स अटैच करोगे उतना रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? पक्का? यस सर। डन है? रिजल्ट देखो ना यार, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आइडेंटिकल स्प्रिंग ली दो, K1 K2 ओनली 2 स्प्रिंग्स हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो दोनों को सीरीज में अटैच करें तो रिजल्ट क्या है, K/2। अगर इसे सीरीज में 3 कनेक्ट करें तो K/3 हो जाएगा रिजल्ट, 10 का तो K/10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीजेस। यस और नो? यस सर। टाइम पीरियड की वैल्यू याद है क्या, T इज इक्वल टू, याद है ना? यस सर। उसमें क्या होगा, बोलो। यस सर। दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ से सीरीज में बात हो रही है तो आप देख सकते हो, इफ नंबर ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज देन स्प्रिंग कांस्टेंट
Decreases. और डिक्रीजेज एंड टाइम इंटरवल इंक्रीजेज। Yes, sir. क्या रिजल्ट हमें क्लियर है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. बताइए। केस की वैल्यू नहीं रखेंगे, केस की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्या हो? हाँ ओके बच्चों प्लीज आइए, ध्यान दीजिएगा सभी। हम लोग जो नेक्स्ट अटेम्प्ट शुरू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये मान लीजिएगा ये भी एक मल्टीपर्पज टॉपिक है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, ध्यान देना, समझना अच्छे से, कहीं भी सुनना। बेटा रिजिड बेस 46 बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड बेस है, ये थ्रेड है और एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ये सिंपल पेंडुलम का डिस्प्ले है, तो सुनना ध्यान से। ये रिजिड बेस है, इस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी कह सकते हैं, या इसको रोटेशनल एक्सिस भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई नैल वगैरह होगी इस तरह से, जिससे आपने थ्रेड कनेक्ट किया होगा, थ्रेड से आपने ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया और वे इस तरह से ऑसिलेशन कर लेगा। इसको आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी कह सकते हैं, इसको पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, ये बेटा कनेक्टिंग थ्रेड हो गई, इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा से हम लोग बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम या फिर बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम भी कहा जा सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, अब इस सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, और लॉजिक्स क्या है वो सुनिए ध्यान दीजिए। सिंपल पेंडुलम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट याद करो, चैप्टर की शुरुआत में याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं होता, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फर्स्ट ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम मस्ट बी a point mass, must be a point object, first requirement। अब इस रिक्वायरमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉब है, इसका जो साइज है, इसका जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर है, वो लेंथ ऑफ कनेक्टिंग थ्रेड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। समझ गया तुम? क्लियर करना है इस बात को। ये जो कनेक्टिंग थ्रेड है, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है, इसका साइज, इसका डायमीटर कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा था? Point object. अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये जो जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, इस रूम के लिए या पूरी इस बिल्डिंग के लिए हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पूरे हाउस के लिए हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मानते हो इस बात को? लेकिन अगर इस पूरे टॉमफर्ट इलाके की बात करें या फिर अपन जयपुर के इलाके की बात करें ना, तो जयपुर के कंपैरिजन में ये जो हाउस है वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ ना? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंपैरिजन के बेस पर होता है। ठीक, मैंने इस मार्कर से पॉइंट बनाए यहाँ पे, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के साइज के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है कैसा है? बहुत छोटा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। मानते हो इस बात को? लेकिन जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड इस रूम के कंपैरिजन में या इस पूरी बिल्डिंग के कंपैरिजन में
पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता Yes, sir. पूरे बिल्डिंग के कंपैरिजन में, Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? तो बेटा यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट होना मतलब कंपैरेटिवली दूसरे अमाउंट से छोटा, बहुत छोटा साइज होगा, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिंग थ्रेड है, इस कनेक्टिंग थ्रेड की लेंथ के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा है बच्चों? Point object. नेग्लिजिबल। समझ गए बात को ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं कर? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बेटा फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हुई। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्स इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और मास ऑफ बॉब। ये जो सिंपल पेंडुलम का ऑब्जेक्ट है, जो बॉब है, इसका जो मास है वही सिंपल पेंडुलम का मास है। मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्स इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि जो थ्रेड का मास है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। थ्रेड का जो मास है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। थ्रेड का जो मास है वो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में कैसा होगा? नेग्लिजिबल। 2 पॉइंट समझ आ गए ना? थर्ड एंड लास्ट, थर्ड और लास्ट बेटा वो ये है, ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, बेटा इस सिस्टम की जो इफेक्टिव लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव लेंथ का मीनिंग क्या है? इफेक्टिव लेंथ का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बेटा सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, बेटा मैंने लेंथ नहीं कहा है, इफेक्टिव लेंथ का। इफेक्टिव लेंथ का मतलब सस्पेंशन पॉइंट और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में गैप है बेटा पूरा। फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग थ्रेड आप लोगों ने 48 सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी डायमीटर तक हम सेंटर तक पहुँच गए, तो टोटल इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ तो तुमने 48 सेंटीमीटर लिया ना, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर अटैच करके सेंटर ऑफ मास तक पहुँचा तो इफेक्टिव लेंथ 50 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये थोड़ा आप ध्यान रखना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? डन है? हाँ जी नमस्कार।